हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम समझेंगे नेशनल इनकम ओवरऑल होता क्या है, कौन सी चीज़ को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, और यहीं पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक जो इनकम होती है हमारी वो भी हम समझेंगे। तो समझने वाले हम डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम देखिए नेशनल इनकम का पहले मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे नेशनल इनकम में। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द सम टोटल। देखिए यहाँ पे एन आई का जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे नेशनल इनकम से है, क्योंकि वैसे भी आपको ब्रैकेट में शो कर दिया है। नेक्स्ट यदि आप एन आई यहाँ पे लिखा होगा तो आप वहाँ पे समझ जाना कि नेशनल इनकम है। The national income is the sum total of all the income accruing to the country's citizens। देखिए नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है, पूरा जोड़ है किसका, इनकम का, जो कि कंट्रीज के सिटीजन्स के द्वारा अर्न किया जाता है। बी इट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कंपनसेशन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी बताएंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है, क्योंकि इसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे। और मिक्सड इनकम, यदि इन तीन चीज़ों को यदि हम प्लस करके हम निकाल देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट हो जाता है। सिंप्लीफाई पुट इट इज़ द टोटल इनकम नेशनल अर्न फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए ये सेकंड लैंग्वेज है हमारी। अदर यदि हम डेफिनेशन यदि हम बात करें तो इट इज़ अ टोटल इनकम अ नेशन अर्न फ्रॉम अ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो डिफरेंट जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, देखिए एक्टिविटी भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक, बट हमको जो कंसीडर करना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके चलना है। तो जो टोटल इनकम है इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी अर्न किया जाता है, इट इज़ हाईली रिलेटेड टू नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। आगे हम और समझेंगे नेशनल इनकम होता क्या है। और देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज अ थ्री वेज, ठीक है। इसको जो डिफाइन किया गया है वो तीन तरीके से किया गया है, थ्री डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक के जो पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग अलग है। अब देखिए तीन पॉइंट ऑफ व्यू है क्या क्या। आउटपुट नेशनल इनकम, देखिए एन आई ले रखा है, तो नेशनल इनकम इम्प्लाइज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यदि हम आउटपुट के हिसाब से नेशनल इनकम को यदि हम डिफाइन करें तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री के अंदर, जो इनकम जो आती है फ्रॉम अब्रॉड से। देखिए एक टू अब्रॉड होता है, एक फ्रॉम अब्रॉड होता है, वो भी हम क्लासीफाई आगे पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली आप ये समझिए कि जो मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री के अंदर, और जो इनकम अर्न होता है हमारा विदेश से, फॉरेन से, वो क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। यदि हम बात करें इनकम के हिसाब से, देखिए थ्री बेसिस पर जो क्लासीफाई किया, तो पहला तो हो गया आउटपुट, दूसरा होता है इनकम। नेशनल इनकम इज द टोटल फैक्टर इनकम ऑफ कंट्रीज नॉर्मल रेसिडेंट अर्न ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम क्या है, टोटल फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम का मतलब है होता है जो कि एक व्यक्तियों द्वारा काम करके जो पैसा कमाया जाता है। फैक्टर इनकम यहाँ पे आप ये वर्ड्स पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, फैक्टर इनकम, इसके बिना तो गलती हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या है, टोटल है फैक्टर इनकम का जो कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाता है ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो देखिए दो बेसिस पे कर लिया हमने, आउटपुट के बेसिस पे नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम के बेसिस पे क्या होता है। अब हम समझेंगे एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आप कैसे कहेंगे नेशनल इनकम को। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on our final goods and services by normal resident of a country during the financial year। टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो किया जाता है एक साल के दौरान, वो क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। यदि मेरी लैंग्वेज में यदि मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ थ्री ऑल द सेक्टर्स। जितने भी हमारे जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे हम बेसिकली थ्री होते हैं वैसे तो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों में जो एक्सपेंडिचर होता है उनका यदि हम स्वयं टोटल निकालें एक साल के दौरान तो भी एक्सपेंडिचर ही निकल जाता है। तो आपको तीन तरीके से मैंने थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि नेशनल इनकम होता क्या है, कि आउटपुट मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर से, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक अच्छे से डिफाइन कर रखा है नेशनल इनकम को। यहाँ से हम समझते हैं नेशनल प्रोडक्ट टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि अराइज हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, नेशनल इनकम इम्प्लाइज द
total of incomes earned within or outside at the geographical territory of country by its ordinary resident। देखिए नेशनल इनकम का क्या कहने का मतलब है, नेशनल इनकम एक तो अर्न किया जाता है डोमेस्टिकली, ये बोल रखा है ना, विद इन और आउटसाइड द जियोग्राफिकल टेरिटरी, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, विद इन एंड आउटसाइड द जियोग्राफिकल टेरिटरी। विद इन मतलब क्या हो सकता है कि देश के जो सीमा होती है उसके अंदर, विद इन द बाउंड्री लाइन कह सकते हैं, और जियोग्राफिकल टेरिटरी, इंडिया की जहाँ जहाँ तक जो जियोग्राफिकल टेरिटरी फैली हुई है वहाँ तक की जो भी इनकम अर्न की जाती है एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के द्वारा, वो नेशनल इनकम कहलाता है। Therefore, two are one of the things. This is because production of goods and services due to the uses of primary factor which tends to the generate income। देखिए क्या कह रखा है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो यूज़ किया जाता है, उसमें प्राइमरी फैक्टर्स क्या होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, विच टेंड्स टू जनरेट इनकम। तो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे कोई भी फैक्टर्स हो या फिर सेक्टर्स भी हो, वो अर्न करके देते हैं, जनरेट करके देते हैं तुम्हारे इनकम को। इट, अब देखिए यहाँ से आगे समझते हैं हम कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। इट इनकम्पासेस ओनली फैक्टर्स इनकम आर एंड एक्सक्लूडेड ट्रांसफर इनकम। यहाँ क्या रखा है कि जो नेशनल इनकम के सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होते हैं, यहाँ पूरा कहना फैक्टर इनकम इंक्लूडेड होते हैं और एक्सक्लूड ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम को हटा दिया जाता है। अब यही मैं आपको बता दूं, आगे तो मैं और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होता क्या है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट। जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, आप कह सकते हैं प्रोडक्शन मीन्स हाउस होल्ड, वो पैसे को अर्न करते हैं, किसी कोई काम करके प्रोडक्शन करके किसी इनकम को अर्न करते हैं, वो फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम होता है जो विदाउट अर्न किए मिल जाता है, जैसे हम कह सकते हैं जो किसी भी जो फैमिली मेम्बर्स का, कोई एक व्यक्ति फॉरेन में यदि वर्क कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प के तरीके से पैसे सेंड करता है, तो वो ट्रांसफर इनकम है, वो है, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड। सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट का ही जो इनकम है वो इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है, यदि मैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बात करूं तो एक साल जो प्रीवियस ईयर में यदि कोई भी व्यक्ति एक साल तक रहा हो एक देश में और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाया करना चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री में, डेट्स कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के हिसाब से यदि हम बात करें कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, तो द पीपल्स विच स्टे 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, 182 दिन जो प्रीवियस ईयर में रहा हो किसी पर्टिकुलर कंट्री में, डेट्स कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैटेगराइज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि फैक्टर इनकम क्या है, समझ लेते हैं। फैक्टर इनकम इंक्लूड मॉनेटरी पेमेंट। फैक्टर इनकम का मतलब है जो मॉनेटरी पेमेंट होता है मेड ऑफ ऑनर फैक्टर प्रोडक्शन बाय द फर्म्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर इनकम मैंने बताया कि ये मॉनेटरी पेमेंट होता है जो कि किनको दिया जाता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए, ये कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक रिवॉर्ड है वो, जैसे रेंट, लैंड, इंटरेस्ट, कैपिटल, वेजेस ऑफ फॉर लेबर, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। देखिए ये रखा इंटरेस्ट है वो फॉर कैपिटल के लिए है। अब ये शुरू से स्टार्टिंग से समझते हैं कि यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ से रेंट है वो लैंड में दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई भूमि है तो उसमें रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारे कैपिटल पर, कोई यदि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उस पर ब्याज मिलेगा, लेबरों को दिया जाएगा वेजेस और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स इनकम है। अब देखिए याद रखा है हु आर नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, वैसे मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ भी लेते हैं। अ नॉर्मल रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज द पर्सन हु ऑर्डिनरी रेसिडाइज इन द कंट्री एंड हिज एंड हर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन दैट कंट्री। मैंने बताया कि जो नॉर्मल रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, देखिए वैसे तो रेसिडेंट के आप पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स के लॉ में बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया गया है कि रेसिडेंट कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन है, और भी आते हैं ROI, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है कि जिस व्यक्ति का, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, जिस व्यक्ति का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यहाँ बोल रखा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रेजेंट जिस कंट्री में लाया करता है वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब फॉर्मूला दे रखा है नेशनल इनकम का, तो नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ये बोल रखा है डोमेस्टिक इनकम मतलब घर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना पैसा आ रहा है। यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अब
ये नेशनल इनकम है जो NFI है वो कैसे निकलेगा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए इधर का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे आप पेड की जगह ना करके टू कर लीजिए, ठीक है ना। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड डायरेक्ट याद रखना है आपको, तो आप रखिए FI फीफा माइनस फीटा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। फीफा माइनस फीटा करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं FA फीफा माइनस फीटा, ठीक है, प्लस हटा दीजिएगा FITA फीटा, ठीक है। अब फीफा माइनस फीटा क्यों किया मैंने, देखिए F से तो हो गया फैक्टर, I से हो गया इनकम और F से हो गया फ्रॉम और A से हो गया अब्रॉड और फीटा मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखिए FROM फ्रॉम माइनस टू। अब देखिए फ्रॉम में से टू आपको लेस करना है, देन यू कैन कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे यदि हम बात चलें तो आते हैं डोमेस्टिक इनकम पर। नेशनल इनकम आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम करते हैं डोमेस्टिक इनकम को, ठीक है। तो समझेंगे डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम इम्प्लाइज टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है वो क्या होता है, ये टोटल मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना। टोटल फाइनली वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज का है जो प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक देश के सीमा के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिक इनकम। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक साल के दौरान जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा, से अ ईयर, वही बताया एक साल, इन द वे इट कवर फैक्टर इनकम ऑफ बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट हु आर जनरेटिंग इनकम विद इन अ कंट्री। देखिए इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं, जो कि फैक्टर इनकम या तो रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया गया हो या फिर नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया गया हो, बट जो उसका जो इनकम जो जनरेट किया है वो एक कंट्री में होना चाहिए, डेट्स कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। फर्दर डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम आर वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों ही सेम ही बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन बैंक एंड कंपनीज that operate and earn in the country are taken into account while calculating the domestic income। डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐड कर दिया जाता है जो फॉरेन बैंक्स और कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं और अर्न कर रही हैं इनकम एक कंट्री में, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकाला कैसे जाएगा, तो यहाँ पे रखा है डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम एंड प्रॉफिट डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये डोमेस्टिक इनकम इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे फॉर्मूला आप याद ना करें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में उसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे बस याद रखना है, आपको रख सकते हैं, अदरवाइज मैं ट्रिक्स के साथ इनको याद करा दूंगा आपको, ठीक है। आगे यदि हम बात करें डोमेस्टिक इनकम इक्वल, अब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलता है और तरीके दिखा रखे हैं इसके। ये तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से है कि एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीन चीज़ों को यदि आप प्लस कर देंगे तो देश की एक डोमेस्टिक इनकम है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको आने वाली फर्दर वीडियोज़ में कराने वाला हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय द डोमेस्टिक टेरिटरी, यदि हम बात करें डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इट इज इन द सिंपलेस्ट सेंस, यदि सिंपलेस्ट मतलब में बात करें हम तो द टर्म्स डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ नेशन, जो राजनीतिक जितनी भी सीमा होती है एक देश की, ठीक है ना, ये बोल रखा है ना पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ नेशन। फर्दर इट ऑल्सो कवर, अब पॉलिटिकल जो फ्रंटायर बाउंड्री होती है उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको डोमेस्टिक इनकम में हमारा जो कोर्स वो है डेफिनेशन उसमें दे रखा है ना यहाँ पे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, देखिए आप ये वर्ड्स समझिए डोमेस्टिक टेरिटरी, मैंने बताया ना ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं पूरी ये नॉट इट इवन है नेशनल इनकम, आप कोई जब भी पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप तो आपको ये वर्ड्स जरूर सुनने को मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप समझेंगे हम व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी। तो देखिए शिप एंड एयरक्राफ्ट, जो शिप है हमारा जहाज है और एयरक्राफ्ट है
विच आर ओन्ड एंड रन बाय द नॉर्मल रेसिडेंट एडमिट टू एमडेस्ट टू और मोर कंट्री। देखिए जो शिप है, एयरक्राफ्ट है, विच आर ओन्ड एंड रन बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, ये रन किए जाते हैं किनके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। टू और मोर कंट्रीज बता रखा है यहाँ पे। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, रिजेस एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हु operations is undertaken by the countries resident in international water with exclusive rights to its operation। देखिए ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी के बता रखे हैं आपको, ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक बोल रखा है यहाँ पे हाउ इट डज नॉट कवर, अब हालांकि कैसे इनको कवर नहीं किया जा सकता है। एम्बेसीज, कंसल्टेटेड एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग ऑफ अ फॉरेन नेशन, अब ये फॉरेन नेशन से होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे हैं, ILO, WHO, UNO, ETC दैट आर लोकेटेड विद इन अ पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, ठीक है, तो ये एक देश के सीमा के अंदर ये होते हैं। मैं इनको अच्छे से कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं क्लास 12th के लिए, ठीक है। अब देखिए नेशनल इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम है एक कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, वो रियल ग्रोथ को बताता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स सिटीजन, ठीक है। ये रियल ग्रोथ को बताता है और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों की जो सिटीजन की जो स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ है वो कैसी है, एज इट इज द रियल नेशनल इनकम, ठीक है। एंड इंक्रीज इन सच इनकम अकर्स ड्यू टू फॉल इंक्रीज टू इट्स आउटपुट। देखिए क्या रखा है यहाँ पे कि जो इंक्रीज इन इनकम, जो इनकम है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो रियल जो इंक्रीजिंग जो आउटपुट है वो भी हमारा इंक्रीज होगा। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, अब एक चीज़ यहाँ से समझने वाली बात है, जो नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाता है कि मार्केट प्राइस पे, तो नेशनल इनकम है वो निकाला जाता है हमारा कांस्टेंट प्राइस पे, याद रखना फैक्ट्री प्राइस पे निकाला जाता है, क्यों वो भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। जो नेशनल इनकम है उनको किस मेथड से निकाला जाता है, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एक तो होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम आने वाली वीडियोज़ में अपने कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब नेशनल इनकम से हम रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे, उनको भी हम पढ़ेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, जैसे GDP क्या है, नेट NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, पर्सनल इनकम और डिस्पोजल इनकम, इन सब को हम आगे फर्दर डिवाइड करते करते हम इनको पढ़ेंगे। बस यही सब हमारे बेसिक्स हैं हमारे नेशनल इनकम के चैप्टर्स में। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कि कौन सी चीज़ें, देखिए इकोनॉमी में इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेसिडेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट कौन है, डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन अब पिक्चर यू कैन सी द कंट्री ऑफ डोमेस्टिक एंड नॉन रेसिडेंट हुज अर्निंग इनकम एंड आउटसाइड द कंट्री। इसमें डोमेस्टिक में हमारे वो भी दे रखे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट भी दे रखे हैं और नॉन रेसिडेंट भी दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से आउटसाइड द कंट्री वर्क करते हैं और अर्न करते हैं इनकम को, ठीक है, वो हम समझेंगे। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या है, टोटल इनकम अर्न विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, टोटल इनकम जो अर्न किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और नेशनल इनकम टोटल इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट, अब रेसिडेंट के द्वारा टोटल इनकम किया जाता है। अब दोनों में देखिए समझते हैं, ये रहा देखिए जो ग्रीन कलर में वो तो रेसिडेंट है और ये है नॉन रेसिडेंट। डोमेस्टिक इनकम क्या कहता है, डोमेस्टिक इनकम कहता है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब देखिए यह जो लाइन जो ब्लैक ब्लैक ये लाइन दे रखी है ये विद इन है, मतलब इसके अंदर जो भी है ये विद इन है, ठीक है, तो ये अंदर है तो डोमेस्टिक इनकम तो ऐसे निकलेगा। और नेशनल इनकम कहता है सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए, तो रेसिडेंट में जितने भी हमारे जो ग्रीन कलर के हैं वो हो जाएंगे। तो हम पहले रेसिडेंट को निकाल लेते हैं नेशनल इनकम को, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग हैं। तो देखिए नेशनल इनकम को क्या 11 चीज़ इंक्लूड हो रही है, ये पढ़ लीजिए आप, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उन सबका टोटल ये रहा। मतलब नेशनल इनकम आपको समझ में आया, इससे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बताता हूँ, वरना इससे अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए रेसिडेंट का मैंने बताया जो आउटसाइड भी हो सकते हैं और विद इन भी हो सकते हैं, बट रेसिडेंट होने चाहिए।
तो यहाँ पे 11 ग्रीन कलर्स के दे रखे थे, ऐसे कुछ इस प्रकार से हमारे जो ग्रीन है 11 दे रखे हैं, ये नेशनल इनकम के। अब इनको छोड़ करके देखिए, इनको छोड़ करके जितने भी हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो ये 7 क्या हमारे डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है ना। ये दे रखा है डोमेस्टिक इनकम में हमारे ये सब इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी हैं, सॉरी ये हमारे ये नहीं होंगे, ये रेड वाले नहीं है, रेड वाले नहीं है हमारे, ये डोमेस्टिक के अंदर जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही ये भी हैं, ये 11 भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो नेशनल इनकम है डोमेस्टिक इनकम है वो निकलेगा। होप सो ये आपको वीडियो बहुत क्लियर होगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली हैं आपके सामने। तो 20 मिनट्स की वीडियो है अप्रॉक्स, तो आप इसमें होप सो बहुत क्लियर हो जाओगे। और इसकी जो वीडियो जो PDF के रियल फ्लो नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि रियल में जो फ्लो हो रहा है, अब रियल में क्या फ्लो हो रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए, रियल फ्लो इज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू टू अनदर सेक्टर। यहाँ पे क्या रखा है, रियल फ्लो का मतलब है जब गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे बोल रखा है गुड्स एंड सर्विसेज मूव वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू अनदर सेक्टर। एक सेक्टर इकोनॉमी होता है, अब सेक्टर कौन कौन से ये भी हम समझेंगे। अभी आप समझिए, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, मूवमेंट होता है, रियल फ्लो इज, उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। और क्या बोल रखा है, रियल फ्लो इज नेम्ड एज सो बिकॉज देयर इज फिजिकल ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज एडमाइस्ड द टू सेक्टर। देखिए, रियल फ्लो को फिजिकल ट्रांसफर भी कहा गया है क्योंकि इसमें गुड्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इसमें 2 सेक्टर आते हैं हमारे, जो अभी मैंने बताया था सेक्टर क्या होते हैं, जैसे मैं बोल रहा था ना वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, तो हमको बेसिकली मीनिंग समझना होगा कि सेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 सेक्टर्स हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया हाउस होल्ड, इसको सेक्टर बोला गया, मतलब क्षेत्र बोला गया है। एक तो हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है, बोल रहे ना हाउस होल्ड एंड फर्म, ये 2 होती हैं, ठीक है ना। हैंस इट इज ऑल्सो टर्म्स एज प्रोडक्ट फ्लो और फिजिकल फ्लो। देखिए, उसको फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है और प्रोडक्ट फ्लो भी बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। और बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए ये फर्म है और ये हाउस होल्ड है, ठीक है। तो फर्म क्या है, हाउस होल्ड को क्या देता है, यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आगे और हम अच्छे समझेंगे। इन रियल फ्लो द हाउस होल्ड सेक्टर बीइंग द ओनर ऑफ इट्स इनपुट सप्लाई फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर है बीइंग द ओनर ऑफ इट्स इनपुट का ओनर होता है सप्लाई फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हाउस होल्ड में कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ उनके ऊपर कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमारे 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। टू द फर्म्स को ये सब ये समझिए प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स हैं हमारे, कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स हैं। एंड इन एक्सचेंज द फर्म्स प्रोवाइड, इनके बदले में जो फर्म्स है वो प्रोवाइड करवाता है हमको गुड्स एंड सर्विसेज। इनके बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। टू मीट द डिमांड, जो मांग है उसको मीट करने के लिए डिमांड को हाउस होल्ड की, देयरफॉर रियल फ्लो इन द फॉर्म। अब कैसे है, और देखिए द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करवाता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देता है वो। द एक्चुअल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जो एक्चुअल जो फ्लो होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। आगे समझते हैं। और it act as a reward for the productivity services offered by the household to the firm। देखिए जहाँ पे क्या होता है, अब जो प्रोडक्टिविटी सर्विसेज है तो जो हमारा फर्म है वो रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड को। रिवॉर्ड में मतलब, एंड इन दिस वे मनी डज नॉट प्ले एन रोल इन रियल फ्लो। यहाँ पे समझने वाली बात है वो है मनी डज नॉट प्ले एनी रोल इन रियल फ्लो। रियल फ्लो में वास्तविक जो प्रवाह है, हिंदी में देख समझिएगा तो वास्तविक प्रवाह में जो मनी का जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है,
ड्यू टू विच द डिफिकल्टीज द बार्टर सिस्टम में टेक प्लेस, क्योंकि ठीक है यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम था डिफिकल्टीज आ रही थी इसकी वजह से, ठीक है ना, देख बोल रखे ना, विच द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज में भी टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे देखिए उसको बहुत अच्छे से एक बार ग्राफ समझते हैं जो कि आपको एग्जाम में ये बना करके आना है। अब देखिए यहाँ से आपको पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये फर्म है, ठीक है। अब क्या देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, मतलब रॉ मटेरियल्स दे रहा है। कौन कौन से होगा रॉ मटेरियल्स, मैंने बताया थे लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज, ये सब इसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ से समझिएगा, ठीक है ना, ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए एक बार अच्छे से बताता हूँ मैं आपको, ये हाउस होल्ड यहाँ पे इनको प्रोवाइड करा रहा है और फर्म इसके बदले में रिवॉर्ड में क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा रियल फ्लो था हमारा, ठीक है ना। वहीं अब हम समझते हैं अपने मनी फ्लो को। देखिए मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो होप सो क्लियर होगा आपको, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फैक्टर सर्विसेज दोगे तो उसके रिवॉर्ड में क्या मिलेगा आपको, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। आगे हम समझे मनी फ्लो के बारे में। इन मनी फ्लो द हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव मॉनिटरी पेमेंट। मनी फ्लो में क्या होता है, जो हाउस होल्ड होता है वो मॉनिटरी पेमेंट्स लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। मॉनिटरी मतलब यहाँ पे बोल रखा है पैसों का, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए हमने लगाए थे, देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनके रिवॉर्ड में देखिए लैंड के बदले में मिलेगा आपको रेंट, ठीक है, और लेबर को मिलेगा हमारा वेजेस, ठीक है, और कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है ना, ब्याज मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर हमेशा लेगा हमारा अपना प्रॉफिट को, ठीक है। और वही बात है कि यहाँ पे दे रखा है आपको लाइन में कि रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द फैक्टर ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम, ठीक है, टू फॉर्म्स, ठीक है। अब इन रिटर्न द हाउस होल्ड है इन रिटर्न में इसके क्या करता है, द कंज्यूमर स्पेंडिंग द मनी। अब देखिए जब मॉनिटरी पेमेंट दिया जाता है हाउस होल्ड को, तो उन मॉनिटरी पेमेंट के बदले में हाउस होल्ड क्या करता है, उनको कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, कंज्यूमर स्पेंड करता है मनी को टू रिसीव बाय देम, जो उनको पैसा मिला है बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो पैसा किस में खर्च करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको मानसिक संतुष्टि पाने के लिए, और अपनी अंदर की जो इच्छा जैसे भूख। अब कंजप्शन किसके लिए करेगा, जो वेरियस टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करेगा, तो उनको परचेज करने के लिए ये पैसा खर्च करेगा। इन द वे मनी फ्लो बैक टू द फर्म, और क्या होगा इसके रेस्पॉन्स में, जो पैसा है वो दोबारा फर्म के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आगे द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मनी फ्लो इज डेट गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज एंड आर वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। देखिए जो कॉन्सेप्ट है मनी फ्लो का गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग में, तो जो फैक्टर सर्विसेज होते हैं वो मॉनेटरी टर्म में है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यदि बात करें तो मॉडर्न मॉनेटरी टर्म में है वो, ठीक है। देयरफॉर ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द फर्म, इसीलिए जो जितनी भी पेमेंट्स की जाती है फर्म के द्वारा टू द हाउस होल्ड्स को, टू प्रोवाइड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेज आर मेड इन लीगल टेंडर ऑफ द मनी, ठीक है। कंट्री देर का यही बोल रखा है कि अब जितने भी पेमेंट्स किए जाते हैं हाउस होल्ड्स को, वो ध्यान में रख कर किए जाते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, इसलिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी लेकर के आया गया है, ठीक है ना। हाउस होल्ड रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल्सो ओन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्डर वो रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है ना। फर्म्स रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर ग्रुप who produce the goods and services, and for this they require inputs and so they hire or production from the household sector। देखिए क्या रखा है कि जो फर्म्स है वो प्रोड्यूसर ग्रुप होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है एज द रिक्वायर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। डेट इज वाई दे हायर द हाउस होल्ड सेक्टर। अब प्रोडक्शन करना है तो इसीलिए वो लोग हायर्स करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर्स को। देयरफॉर फर्स्टली मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। देखिए फर्स्ट क्या होता है, मनी है वो फर्म से हाउस होल्ड तक होता है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है, देखिए फर्स्ट मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब जब देखिए सबसे पहले पैसा है वो फर्म से हाउस होल्ड के बीच में आता है,
देन आफ्टर वो हाउस होल्ड से फर्म के बीच में आता है, क्योंकि वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें देखिए, सबसे पहले हमने कोई काम किया, यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। हाउस होल्ड है, सॉरी ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हाउस होल्ड ने कुछ काम किया, यहाँ पे इन्होंने पैसा दिया, पैसे इनके पास आ गए। और जब हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए तो पैसे कुछ ना कुछ कंजप्शन करेगा ही, और जब खाएगा तो परचेज करेगा तो वो पैसा किधर चला जाएगा, इन रिटर्न दोबारा फर्म के पास चला जाएगा, वही बोल रखा है। ठीक है ना। हैंस इन मनी फ्लो, यहाँ से है, हैंस इन मनी फ्लो मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विच फैसिलेट द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू सेक्टर्स, जो कि फैसिलिट प्रोवाइड करवाता है ट्रांजेक्शन्स को करने में दो सेक्टर के बीच में। इट इज़ फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी दैट अराइज इन बार्टर सिस्टम। ये फ्री होता है, जो बार्टर सिस्टम जो वेरियस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उनसे फ्री होता है। ये कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। अल्टरनेटिव इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्लो और नॉमिनल फ्लो। इसको इनकम फ्लो भी और नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। देखिए ये आपका फिगर है, आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हाउस होल्ड है, फर्म है। अब देखिए जो फर्म है इसको पेमेंट कर रहे हैं, फैक्टर इनकम दे रहे हैं। देखो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर, ये तो हो गए फैक्टर इनकम्स, ये प्रोवाइड करवा रहा है फर्म। अब हाउस होल्ड क्या करता है, इनके रेस्पॉन्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। उनको कंजप्शन करेगा, खाएगा, उनको उनको उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, देखिए बोल रखा है ना, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। ये तो ये लास्ट में प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है हमारा, गुड्स एंड, यहाँ पे आ रहा है ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। इसके लिए जो पेमेंट किया जाता है, तो देखिए हाउस होल्ड है वो कंजप्शन करने में एक्सपेंडिचर खर्च कर देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से मनी फ्लो होता है हमारा, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होता है। होप्स आपको क्लियर होगा रियल फ्लो और मनी फ्लो। थैंक यू। समझेंगे हम, और इन दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे कि इनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम को। जैसे कि हमको पता है कि हमने जब नेशनल इनकम की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था हमारा, फैक्टर इनकम। मैं डेफिनेशन दोबारा रिपीटेड करता हूँ, आप उसमें गौर करिएगा। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। देखिए यहीं रुकता हूँ मैं। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। आ गया ना। फैक्टर इनकम जो राष्ट्रीय आय होती है वो सम टोटल मतलब जोड़ होता है कारक आय का। मीन्स इसकी हिंदी वर्ड्स भी आपको पता चलती है। फैक्टर इनकम मतलब होता है कारक आय, जो कि काम करने के बदले में जो ऐसा इनकम जो काम करने के बदले में अर्न किया जाता है उसको कारक आय बोलते हैं, मीन्स फैक्टर इनकम। ठीक है। तो अब यही हम आगे चलते हैं कि अब फैक्टर इनकम होता क्या है। जैसे मैंने बता तो दिया आपको, काम करने के बदले में, बट कैसा काम करने के बदले में ये समझते हैं। ठीक है। डेफिनेशन थ्रू अच्छे से समझते हैं। फैक्टर इनकम आर द पेमेंट, देखिए यहाँ पे समझिएगा, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। जो फैक्टर जो इनकम होती है वो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है, मीन्स तुम्हारा फर्म हो गया, जो फर्म के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है टू द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को, ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। हाउस होल्ड कहने का मतलब है जो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होता है उसके ओनर को मिलता है। मीन्स लैंड वाला है उसको बताता हूँ अभी, लैंड वाले को रेंट मिलेगा और कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। फॉर द यूज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, उसने फैक्टर सर्विसेज अपनी दी हैं, डेट इज वाई उसको पेमेंट किया जाएगा, उसको फैक्टर जो पेमेंट है वो किया जाएगा। फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट आर ब्रॉड क्लासिफाइड एज अंडर। अब देखिए जो फैक्टर इनकम है उसको क्लासीफाई किया गया है। देखिए कैसे क्लासीफाई किया गया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देना, कैसे समझिएगा, रिसीव बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग द सर्विस एज एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पे बोल रखा है ना कि जो सर्विसेज जो रिसीव जो हाउस होल्ड के द्वारा जो सर्विसेज रेंडर की गई है, मीन्स दिया गया है, तो एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन यूनिट करने के लिए जो एम्प्लॉय ने अपना सर्विस दिया है उसके बदले में उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको बोला जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये क्या है, उसके लिए फैक्टर इनकम कहलाएगा। आगे और समझते हैं हम। रेंट, अब रेंट कैसे, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन करने के लिए हाउस होल्ड ने अपना जमीन दिया था प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसकी ज़मीन को दिया है तो आप रेंट उसके बदले में रेंट दोगे, तो ये उसके लिए क्या हो गई, फैक्टर सर्विसेज, सॉरी फैक्टर इनकम हो गई। इंटरेस्ट,
रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल। हाउस होल्ड के जो हाउस होल्ड है वो अपना कैपिटल लगा रहा है, उसके कैपिटल को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको उसके बदले में, कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कि जैसे आपने किसी बिजनेस में लाख रुपए लगा दिए तो क्या आपको लाख रुपए ही वापस होंगे, भाई इंटरेस्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, उसी को बोला गया है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या मतलब है, हाउस होल्ड है, जैसे एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर अपने स्किल्स को, अपने माइंड को, और कह सकते हैं अपनी एजुकेशन को, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको प्रोडक्शन करने के लिए लगाता है। तो अब प्रोडक्शन करने के लिए लगाता है, पैसा भी लगाता है, तो जो पैसा लगाएगा उसके बदले में वो क्या लेगा, वो भी तो प्रॉफिट लेगा, उसी को बोला गया यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये सब फैक्टर इनकम है। इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एक ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से आप गौर करिएगा। इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी इंक्लूडेड ओनली दिस फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि नेशनल इनकम निकालते टाइम हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, नॉट अ फैक्टर सर्विसेज। अब हम आगे समझेंगे कि फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, लेकिन आप पहले ये समझिए कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होते हैं। ओके, आगे फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर इनकम। जो फैक्टर इनकम होता है वो ट्रांसफर इनकम से कैसे डिफरेंट होता है, और ट्रांसफर इनकम होता क्या है वो भी मैं इसी जो लाइन लिखी हुई है इन्हीं में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा फैक्टर जो इनकम होता है वो क्या होता है। तो देखिए अब समझते हैं हम तुम्हारे ट्रांसफर इनकम को। तो जिसे समझते हैं, इट मे बी नोटेड डेट, इसमें नोट करने की आवश्यकता है, फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम, कि जो फैक्टर इनकम होता है वो डिफरेंट होता है ट्रांसफर इनकम से। ये बात तो समझ में आ गई। अब ट्रांसफर इनकम होता क्या है, यहाँ से आपकी डेफिनेशन दे रखी है, आप यहाँ से ले सकते हैं डेफिनेशन। ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव बाय अ पर्सन। दोबारा बोलता हूँ, ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज अ हेल्प, डोनेशन, चैरिटी, ईटीसी। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन बन जाती है किसकी, ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम को हिंदी में बोला जाता है हस्तांतरित आय। तो ट्रांसफर इनकम एक ऐसा इनकम है जो कि एक व्यक्ति द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, कैसे, मदद के रूप में, डोनेशन, दान के, या फिर अनुदान, या फिर चैरिटी बोल सकते हैं, चैरिटी में मतलब भी होता है दान, तो दान के रूप में, मतलब बिना काम किए जो पैसा मिल जाता है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, सीधी भाषा में। वेयर एज फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो मिलता है, रेंडरिंग बाय फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आप दोगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा मिलेगा वो फैक्टर इनकम कहलाता है। इन अनदर वर्ड्स, वाइल फैक्टर इनकम इज अर्न इनकम। देखिए फैक्टर इनकम को अर्न इनकम बोला जाता है क्योंकि ये काम करने के बदले में कमाया जाता है, और वहीं ट्रांसफर इनकम होता है उसको अनअर्न इनकम बोला जाता है क्योंकि उसको कमाया नहीं जाता है। सिंस ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्न एज रिवॉर्ड ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ट्रांसफर इनकम को जो ट्रीट नहीं किया जाता, कैसे, रेंडरिंग सर्विसेज की तरफ से, क्योंकि इसमें कुछ सर्विस दी नहीं जाती है। डेट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हियर, these are not included in estimation of national income. While we are calculating of national income, only factor factor income are included, not included in transfer income, because transfer income is unearned income। ठीक है, जो ट्रांसफर इनकम होती है हस्तांतरित आय होती है जो कि कमाई नहीं गई होती है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है। सिर्फ कारक आय ही होती हैं जिनको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर होगी। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से नेशनल इनकम को समझा था, जिसमें मैंने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफ्रेंशिएट करके भी बताया था कि नेशनल इनकम ओवरऑल होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम होता क्या है। बेसिकली हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। तो देखिए सेम है जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, सेम एज हमारा यहाँ पे भी है, बट बस एक वर्ड आ गया यहाँ पे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है, जो कि हम हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आपको उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे अच्छे से आपको पूरी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा उस वीडियो, क्योंकि मैंने उसमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम
दोनों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एलोबरेट किया है। तो आइए टाइम वेस्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम सर्कल ऑफ नेशनल इनकम को समझते हैं। तो देखिए पहले नेशनल इनकम होता है क्या है ये भी हम समझ लेते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन है मैं बता देता हूँ। नेशनल इनकम सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एक कंट्री में रह करके एक लेखा वर्ष के दौरान मीन्स एन अकाउंटिंग ईयर उसको अर्न किया जाता है, डेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अब देखिए यहाँ पे लिप्से ने, देखो यहाँ पे लिप्से जो एक इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये डिफाइन किया है, लिप्से के द्वारा ये डिफाइन किया गया है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं क्या है। लिप्से डिफाइन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द फ्लो ऑफ पेमेंट, देखिए द फ्लो ऑफ पेमेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक हाउस होल्ड टू डोमेस्टिक फॉर्म। ये फ्लो ऑफ पेमेंट है जो कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड को पेमेंट करके हाउस होल्ड से वो कहाँ जाता है डोमेस्टिक फर्म तक एंड बैक अगेन, मतलब हाउस होल्ड को जो पेमेंट किया जाता है वो बैक हो करके दोबारा से और डोमेस्टिक फर्म तक आ जाता है। नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो इन सर्कुलर मैनर, जो नेशनल इनकम होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है। इन एनी इकोनॉमी, कोई भी जो इकोनॉमी है, बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सचेंज फॉर मनी। देखिए कोई भी इकोनॉमी हो, यहाँ पे बोल रखा है देखिए यहाँ पे, इन एनी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो, बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सचेंज फॉर मनी। एक दूसरे ये एक्सचेंज करते रहते हैं फॉर द प्रोडक्ट या फिर फॉर द मनी बोल रखा है यहाँ पे। देखिए समझाता हूँ मैं बहुत अच्छे से। क्या एक हाउस होल्ड है, देखिए यहाँ पे बोल रखा है अच्छे से, मैं एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रखा है ना, इन एनी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो, बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपने फैक्टर सर्विसेज को देते हैं, देन उसके बदले में क्या प्राप्त करते हैं, फैक्टर पेमेंट प्राप्त करते हैं। मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देंगे हम तो फैक्टर ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा उसके बारे में, उसके बदले में हमको फैक्टर ऑफ रिवॉर्ड मिलता है, जो कि बोल रखा है कॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सचेंज फॉर मनी। पैसों के लिए इनको एक्सचेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ही हैं, हम लोग किसी काम को करते हैं तो उसके बदले में हम क्या लेते हैं, उसके बदले में हम मनी लेते हैं, ताकि हम अपने किसको, अपने जो हमारे जो इच्छाएं हैं उनको हम क्या कर सकें, संतुष्ट कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए तो हम पैसा कमाते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। तो देखिए हाउस होल्ड के द्वारा पैसा कमाया जाता है और वो पैसा लौट करके किसके पास आ जाता है, बैक अगेन बोल रखा है डोमेस्टिक फर्म के पास। उसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला गया है। क्योंकि प्रीवियस हमने जो चैप्टर में अपना चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था तो वहाँ पे भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो हाउस होल्ड होता है वो पैसा अर्न करता है फैक्ट्री में जा करके, और फैक्ट्री के बदले और काम के बदले में उसको जो पैसा मिलता है वो उसको कमोडिटी में खर्च कर देता है और वही पैसा दोबारा फर्म के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। आगे बात करें हम तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में कुछ टर्म्स हैं, देखिए क्या है वो। एक बोल रखा है सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी होती है एक तो, ठीक है। एक होता है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में देखिए सिंपल इकोनॉमी में, सिंपल इकोनॉमी मीन्स तो होता ही नहीं है कुछ, समझिए सिंपल इकोनॉमी में टू सेक्टर इकोनॉमी ही है, ठीक है। तो टू सेक्टर मॉडल में क्या है, यहाँ पे मॉडल समझिएगा। टू सेक्टर मॉडल में आ जाता है हमारा y इक्वल टू सी प्लस आई, मीन्स y डिनोट बाय, y जो डिनोट कर रहा है वो इनकम को कर रहा है। तो इनकम जब निकाली जाती है, नेशनल इनकम मतलब इनकम ही है, तो जो इनकम निकाली जाती है टू सेक्टर मॉडल में तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई कर दिया जाता है, तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। वहीं यदि हम बात करें थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, मीन्स इनकम यदि हम निकाला जाएगा तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर से मतलब है, ठीक है, सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ बात करूँ मैं तो सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट और आ जाता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट और हो जाता है, ठीक है। और वहीं थी हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करें जिसको हम लोग ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं। देखिए थ्री सेक्टर इकोनॉमी तक था और थ्री सेक्टर इकोनॉमी तक तो क्लोज्ड इकोनॉमी था, बट आफ्टर बोल सकते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बाद जो आया फोर सेक्टर इकोनॉमी,
उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो इसका हो जाता है वाई इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम का मतलब हो जाता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इससे निकल जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, कि हमने कितना बाहर से मंगाया है और कितना अपने यहाँ से सेंड भेजा गया है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो सो क्लियरली, जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो का वो क्लियरली दिखाता है वेदर द इकोनॉमी इज वर्किंग इफिशियंटली और वेदर देयर इज एनी डिसइक्विलिब्रियम इज इट्स वर्किंग। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो अच्छे तरीके से हमको बताता है। पहले देखो, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते ही क्यों हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही अराइज होता है ना कि हमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जरूरत का आंसर भी यही है कि वेदर द इकोनॉमी इज वर्किंग इफिशिएंटली देयर इज एनी डिसइक्विलिब्रियम इन इट्स वर्किंग, कि क्या कोई अर्थव्यवस्था है जो इकोनॉमी है क्या अच्छे से इफिशिएंट तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको जानने के लिए। और यदि नहीं कर पा रही है तो व्हाट काइंड ऑफ रीजन क्या है उसके डिसइक्विलिब्रियम का बता रखा है, असंतुलन का, उसके डिसइक्विलिब्रियम का क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है या फिर जो इकोनॉमी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इट ऑल्सो हेल्प इन रीस्टोरिंग इक्विलिब्रियम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये हमारी मदद भी करता है किसको, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को, कंडीशन को लाने के लिए, कि ऐसा क्या किया जाए कि जो इकोनॉमी हमारी जो डिसइक्विलिब्रियम पर है वो इक्विलिब्रियम पर दोबारा आ सके। इसलिए बोल रखा है यहाँ पे इट ऑल्सो हेल्प इन रीस्टोरिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को दोबारा रीस्टोर करने के लिए जो कि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन तक चली गई है। अब इनको ठीक कैसे किया जाता है, ये जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं इनके द्वारा डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस दिखा करके नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम पर लाया जा सकता है। यदि कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इन सभी जो टर्म्स हैं उनके द्वारा ही हम इक्विलिब्रियम पर किसी भी इकोनॉमी को ला सकते हैं। इन 4 सेक्टर मॉडल को मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है वो भी हमारा यही है 4 सेक्टर इकोनॉमी का, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। होप सो ये वीडियो आपको क्लियर होगी। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो नॉमिनल GDP और रियल GDP होते क्या है यहाँ पे हम समझेंगे। और हमारे देश की जो GDP निकाली जाती है वो नॉमिनल GDP पे निकाली जाती है कि रियल GDP पे निकाली जाती है, हम ये समझेंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से। और कौन सा हमारे देश के लिए ज़रूरी है, कौन सा अच्छा है, ये भी हम जानेंगे। वीडियो देखने से पहले यदि आपको पता है कि कौन सा हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है और किससे हमारे देश की GDP निकाली जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि रियल GDP ज़रूरी है या नॉमिनल GDP ज़रूरी है। और फाइनली यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप फाइनल वीडियो में अंत में जा करके आपको यदि समझ में आ जाता है तो भी आप कमेंट करके बताओगे कि रियल GDP इज़ इम्पोर्टेंट और नॉमिनल GDP। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं नॉमिनल GDP होता क्या है। एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, देन अपनी लैंग्वेज में हम करेंगे। नॉमिनल GDP इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। नॉमिनल GDP होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही, मतलब फुल फॉर्म दे रखिए GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक कंट्री की जो कि गिवन ईयर जो दे रखी है, एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एंड सर्विसेज फॉर द सेम ईयर। इसमें जो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू निकाली जाती है, एस्टिमेशन किया जाता है, वो हमारे करंट प्राइस पर निकाला जाता है। बोल रहे ना सेम ईयर जो चल रहा है हमारा, गिवन ईयर जो चल रहा है हमारा सेम ईयर, उसके बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा नॉमिनल GDP इक्वल टू रियल GDP इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला जरूर कर लेना, बिकॉज क्लास 12th की यदि मैं बात करूँ तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, वो बनता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो नॉमिनल GDP इक्वल टू रियल GDP इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एक बार और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ, देखिए अपने लैंग्वेज में, नॉमिनल GDP विच इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस। यहाँ से समझिएगा, जो मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जो नॉमिनल GDP होता है वो करंट ईयर प्राइस पे निकाला जाता है। होता क्या है ये, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बाजारी मूल्य होता है वस्तु तथा सेवाओं का
इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग विद इन अ डोमेस्टिक कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक घरेलू देश की सीमा के अंदर जितना भी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका बाजार, उसका करंट ईयर प्राइस जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमानी मूल्य, उस पर जो निकाला जाता है वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कि नॉमिनल जीडीपी किस प्राइस पे निकाला जाता है, कांस्टेंट प्राइस पे कि करंट प्राइस पे। तो मैंने क्या बताया, करंट प्राइस पे, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे लिख रखा है नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, इसमें करंट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। होप्स आपको नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। आगे हम समझते हैं रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जब नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइस पे निकाला जाता है, मतलब अभी जो चल रहा है, जैसे मैं आपसे बात करूं, मान लेते हैं एक पार्ले जी 5 साल पहले 3 रुपये का था और आज एक पार्ले, वही पार्ले जी 5 रुपये का है, तो हमारी जो जीडीपी निकाली जाएगी वो 3 रुपये के हिसाब से नहीं निकाली जाएगी, 5 के हिसाब से निकाली जाएगी, क्योंकि वो करंट में चल रही है। अब आप बताइए रियल जीडीपी को बिना पढ़े हुए कि कौन सा अच्छा है, नॉमिनल जीडीपी अच्छा है कि रियल जीडीपी अच्छा है? क्योंकि रियल जीडीपी किस पे निकालेगा, कांस्टेंट प्राइस पे निकालेगा, मीन्स 3 रुपये पे निकालेगा। तो क्या पुराना डाटा अच्छा होता है कि नया डाटा अच्छा होता है, आप बताइएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं रियल जीडीपी को। तो रियल जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री ऑफ अ गिवन ईयर। ये भी एक सकल घरेलू उत्पाद होता है दिए हुए साल के लिए, एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बेस ईयर। उसमें क्या था, उसमें जो यूज़ किया गया था वर्ड वो था हमारा सेम ईयर, मतलब पुराने ही वाला सेम ईयर जो मतलब जो चल रहा है, इसमें बेस ईयर मतलब पुराना डाटा लेकर के चला जाता है। द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। देखिए रियल जीडीपी निकालने के लिए यहीं से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेगा, तो देखिए रियल जीडीपी को तो आप यहीं छोड़ दीजिए, ये इनटू में है प्राइस इंडेक्स, तो इसके नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू ये ऊपर चला जाएगा इनटू 100, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं दोनों तीनों का। प्राइस इंडेक्स यदि आपको निकलवाता है तो रियल जीडीपी इसके नीचे आ जाएगा, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में, रियल जीडीपी समझ में आया। बेस ईयर पे निकाला जाता है, बेस ईयर मतलब कांस्टेंट पर। जैसे मैंने बताया था ये जो पार्ले जी था वो 3 रुपये का आ रहा था मान लीजिए 5 साल पहले, और आज 5 का है, तो जो निकाला जाएगा जो डाटा वो बेस ईयर पे निकाला जाएगा, मतलब प्रीवियस जो चलता आ रहा था हमारे जो 3 रुपये थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है हमारे लिए, मैं बताऊंगा कि कौन सा है अभी हमारे लिए बेटर है। द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री कैन मोर इक्वल और लेस देन इट्स नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए क्या कह सकता है ये, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कह रखा है एक, हाँ, रियल जीडीपी ग्रेटर देन है नॉमिनल जीडीपी से। तो क्या है, when the price level of goods and services in the base year is more than the price level of goods and services in the current year। ये सिचुएशन को बता रहा है आपको कि रियल जीडीपी ज़्यादा है नॉमिनल जीडीपी से। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जो बेस ईयर पे जो चलता आ रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो ज़्यादा है नॉमिनल जीडीपी से। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे इक्वल दिखा रखा है दूसरे सिचुएशन में, और तीसरे सिचुएशन में नॉमिनल जीडीपी को ज़्यादा दिखा रखा है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे समझने की बात है बस। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको पूरा 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 क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो से, सॉरी इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल से, कि रियल जीडीपी इज़ बेटर और नॉमिनल जीडीपी इज़ बेटर, ठीक है। और इंडिया किस पे कैलकुलेट करता है अपनी जीडीपी को वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, यहाँ पे बोल रखा है नॉमिनल जीडीपी को, ठीक है। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी को हम समझते हैं यहाँ पे 2011-12 के हिसाब से, जो वीट है, गेहूं, कपड़ा और शुगर, चीनी है। देखिए क्वांटिटी 20 टन, 100 मीटर और 5 टन। रुपए के हिसाब से देखे जाए तो 100 रुपये का, 5 रुपये का और 500 पर टन का। तो नॉमिनल जीडीपी जो निकल करके आता है, मल्टीप्लाई किया हमने सिंपल, 2500 और 2500 रुपये, टोटल मार्केट वैल्यू हो गई 5000 की। वहीं हम 17-18 की बात करें, या फिर आप इसको 22-23 जो भी वॉट एवर जो चल रहा है वो ले लीजिए। तो वही देखो हमारी क्वांटिटी सेम है, 20, 100, 50 है, बट देखिए प्राइस चेंज हो गया। होता भी है क्या, 2011 में जो चीज़ उतने रुपए की थी तो आज भी उतने का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए गेहूं मान लीजिए पहले 100 रुपये टन था, अब 1000 रुपये टन है। जो पहले 5 रुपये मीटर था 20 रुपये है। जो 500 टन था जो 1600 है। ये सीधी बात है जो भाई आगे जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है जो वैल्यू है वो उसकी बढ़ती चली जाती। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो टोटल आ गया 30,000 रुपये का, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लेते हैं वो रियल जीडीपी का, मैं रिलेट करके बताऊंगा दोनों को, समझिएगा अच्छे से।
वही डाटा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये है, ये डाटा है वो सेम है, बस यहाँ पे 5, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज आ गया है। देखिए 20 टन था तो 30 टन हो गया, 100 मीटर था तो 200 मीटर हो गया, 5 टन था तो 10 टन हो गया, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। देखिए प्राइस ऊपर वाले की भी देख लीजिएगा तो नीचे वाले लगभग सेम ही होंगे। देखिए 100 50 500, 100 50 500, 100 50 500 मीन्स प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, बट क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो देखिए 2500, ये 5000 ऊपर वाले का भी आ रहा था, इसका आ रहा है नीचे वाले का 9000 रुपये का, ठीक है, उसका आ रहा था, उसमें कुछ ज़्यादा प्राइस में चेंज आ रहा था, इसमें क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, ये 9000 का। अब बताइए कौन सा इसमें से अच्छा है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको रियलिटी क्या है। जो रियल जीडीपी निकाला जाता है इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी में वेरिएबल होता है, क्वांटिटी वेरी कर जाती है। तो रियल जीडीपी इज मोर बेटर फॉर आवर कंट्री। जो रियल जीडीपी है वो सही माना जाता है नॉमिनल जीडीपी से, ठीक है, क्योंकि देखिए पैसों के बढ़ने से किसी भी देश का विकास नहीं होता है, किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद नहीं तो अच्छा होता है, प्रोडक्शन होना चाहिए हमारा। ऐसा क्यों कहते हैं कि सरकार सभी लोगों को बहुत सारे पैसे छाप करके क्यों नहीं दे देती। नोट छाप करके देने में उसको कोई एतराज़ नहीं है, दे तो देगी वो छापने के लिए, लेकिन आप उससे खरीदेंगे क्या जब तक आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, तो प्रोडक्शन होना जरूरी है हमारा, तो क्वांटिटी वेरी करनी चाहिए, नॉट अ प्राइस। और नॉमिनल जीडीपी किसको वेरी करता है, प्राइस को वेरी करवाता है हमारा, नॉट अ क्वांटिटी को, ठीक है। तो हमारे जो देश में जो जीडीपी निकाली जाती है वो दोनों से ही निकाली जाती है, रियल जीडीपी से भी और नॉमिनल जीडीपी से ही, बट जो वेलफेयर होता है लोगों का वो रियल जीडीपी से होता है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो रियल जीडीपी है, अभी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम समझेंगे जीडीपी वेलफेयर किसे कहते हैं, ठीक है। उसमें जो रियल जीडीपी की जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो क्या हो सकता है ये हम जानेंगे, कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है ये याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रियल जीडीपी में जो प्राइस है वो कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, तो आप बताइएगा कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल किस में होता है हमारा, ये इसमें होता है हमारा। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, इसमें आउटपुट नहीं बढ़ पाता है बट प्राइस वेरी कर जाते हैं इसमें। और वहीं यदि हम बात करते हैं तुम्हारे इसकी रियल जीडीपी की, तो इसमें क्वांटिटी वेरी कर जाती है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट रह जाते हैं, ठीक है। तो होप सो वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। हिंदी मीनिंग में यदि मैं बात करूं तो है सकल घरेलू उत्पाद कल्याण, क्योंकि दोनों जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। जीडीपी का मतलब होता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद और वेलफेयर का मतलब होता है हमारा कल्याण करना। तो सकल घरेलू उत्पाद से किस प्रकार से समाज कल्याण किया जाएगा उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। तो देखिए जीडीपी टर्म्स क्या होता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। समझने वाली बात है कि दोनों को हम वर्ड्स को कंबाइन करके किस प्रकार से पढ़ेंगे। जीडीपी वेलफेयर का मतलब, तो देखिए जीडीपी का मतलब मैंने बताया था कि जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु तथा सेवाएं हैं उनका प्रोडक्शन करना एक देश की सीमा के अंदर रह करके, डोमेस्टिक जो टेरिटरी होती है हमारी उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उन सब का सम टोटल जीडीपी कहलाता है। तो उससे हमारा जो कल्याण है वो किस प्रकार से होगा वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं हम। वी जनरली थिंक दैट द इंक्रीज इन जीडीपी इज गुड। हमारा जो एक सोच होती है, हमारी जो सोच है वो क्या कहती है कि जनरली हम लोग सोचते हैं सामान्य तौर पर कि जीडीपी यदि बढ़ेगा तो वो हमारे देश के लिए अच्छा कहलाएगा। इंक्रीज इन जीडीपी इज यूजुअली कंसिडर वन ऑफ द चीफ गोल ऑफ गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। जीडीपी को इंक्रीज करना गवर्नमेंट का एक मुख्य कह सकते हैं हम एक गोल है, एक लक्ष्य बना रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी में। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसकी एक नीति है जिसमें उनको गवर्नमेंट को जीडीपी को इंक्रीज करना है, ये उसका गोल भी है गवर्नमेंट का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। बिकॉज सम सीरियस प्रॉब्लम अराइज, क्योंकि कुछ सीरियस जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अराइज होती हैं व्हेन वी ट्राई टू यूज जीडीपी एज अ मेजर ऑफ हैपनिंग और वेल बीइंग। जब हम जीडीपी को मेजर करने के लिए आते हैं तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वी नाउ पॉइंट आउट सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी कॉन्सेप्ट एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर।
तो कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं मेजर करने के लिए उनको, वो हमारे लिमिटेशंस कहलाएंगे कि क्या सीमाएं हैं जिसकी वजह से जीडीपी वेलफेयर को मेजर करने में प्रॉब्लम अराइज होती है। ये तो आपको समझ में आया होगा जीडीपी वेलफेयर। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसको। तो देखिए जीडीपी वेलफेयर का मतलब और अच्छे से होता क्या है। अब जो जीडीपी है, हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा था, वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिलने वाला है इस वीडियो के रिगार्डिंग, क्योंकि ये टॉपिक कुछ अच्छा है और कुछ ज़्यादा बड़ा है। देखिए जीडीपी वेलफेयर में बताया दो तरीके की जीडीपी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, एक तो रियल जीडीपी और एक किया था हमने नॉमिनल जीडीपी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि रियल जीडीपी होता है वो एक देश के लिए गुड इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में प्रोडक्शन को क्या करता है, फोकस करता है, नॉट रादर देन प्राइस को, प्राइस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो वहीं एक डेफिनेशन और बन जाती है इसकी, रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। रियल जीडीपी है उसको रियल जीडीपी को वेलफेयर माना जाता है लोगों के लिए। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल, देखिए हम किसी लोगों का कल्याण कब कहेंगे कि लोगों का कल्याण हो रहा है, या कब कहेंगे कि क्या हम उनसे कुछ ले रहे हैं तब कहेंगे, कि हम कुछ दे रहे हैं तब कहेंगे। तो देखिए वेलफेयर हम कब कहेंगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर पर्सन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। वेलफेयर की क्या होती है, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, यदि आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, ठीक है। तो देखिए वेलफेयर ऑफ द पीपल्स इज मेजर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जो कल्याण है उसका कहने का मतलब है उसको जो मापा जाएगा, जो वस्तु तथा सेवाएं हैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास, तब तो हम कहेंगे कल्याण हो रहा है, ठीक है। अब लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल होगा, वो कब होगा, जब हमारे देश की रियल जीडीपी बढ़ेगी। तो होप्सो आपको ये क्लियर होगा कि जीडीपी वेलफेयर का मतलब क्या होता है। आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं, इसके जो है हमारे लिमिटेशंस। इसके लिमिटेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बोल सकते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोल सकते हैं आप। जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या है, अनइक्वल है, ठीक है ना। और मैं पढ़ता हूँ आपको, जीडीपी डज नॉट टेक इनटू कंसीडर द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जो जीडीपी है उसका जो बता रखा है ना कंस्टिट्यूशन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम यहाँ पे दे रखा है, देखिए मैं पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पे अनइक्वल में बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच लोगों के पास ज़्यादा है, पुअर लोगों के पास कम है। तो इससे क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो जीडीपी का वो इक्वल तरीके से नहीं हो पाता है। इट मे बी पॉसिबल डेट अ लार्ज पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड बाय द रिच। इसी वजह से क्या होता है, जो लार्ज पार्ट है गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वस्तु तथा सेवाओं का, उसका ज़्यादातर जो भाग है वो रिच लोग यूज़ करते हैं। गरीब लोगों तक तो पहुँच ही नहीं पाता है, पहुँचता है बट उनके पास सफिशियंट इनकम नहीं है, वो कैपेबल नहीं है उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। सो द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स मे नॉट राइज एज मच द राइज इन जीडीपी। यही वजह होती है कि जिस रेट से जीडीपी बढ़ रही है उस रेट से लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ इनकम ऑफ द रिच एंड पुअर पीपल्स, क्योंकि उनके दोनों की आय में, इनकम में डिफरेंस है। जीडीपी तो बढ़ रहा है बट लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रिच है वो रिचर होते जा रहे हैं और पुअर है वो पुअरर होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन प्राइस। प्राइस पे चेंज आने से क्या होता है, देखिए इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस रादर देन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन देन इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखिए सिंपल वर्ड्स है, चेंज इन प्राइस, यदि जीडीपी में प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है रादर देन प्रोडक्शन की वजह से, तो वो एक देश के वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, वो समाज कल्याण नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, प्राइस में चेंज आने से आप जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, डेट्स मींस नॉमिनल जीडीपी, मैंने आपको बताया था। चेंज इन प्राइस बट कांस्टेंट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यदि कांस्टेंट होता है, प्राइस के चेंज आने पर कुछ चेंज आता है तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। और हम सब लोग जानते हैं एज वी नो डैट नॉमिनल जीडीपी है वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करता है, मतलब शो नहीं कराता है। रियल जीडीपी के बढ़ने से लोगों का वेलफेयर
होता है। तो प्राइस के चेंज आने से हमारा जो जीडीपी इंक्रीज होगा उससे वेलफेयर नहीं होगा। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का क्या कहने का मतलब है, जीडीपी इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स। देखिए जीडीपी में सिर्फ वही एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं, बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में भी बोल सकते हैं हम, इकोनॉमिक्स में भी केवल वही टर्म्स इंक्लूड किए जाते हैं जो डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होते हैं, जो पैसों से संबंधित होते हैं। मॉनेटरी यहाँ पे मतलब है रखा है, पैसों से संबंधित होते हैं। सो दोज एक्टिविटीज लाइक किचन गार्डनिंग विच आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब किचन गार्डनिंग मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये किचन वर्क हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है, आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। इसमें जीडीपी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, क्योंकि इनके पास हमारे पास कोई डाटा नहीं है। और वही जब यदि मॉनेटरी टर्म में हम कोई भी रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास डाटा होगा, और जिस चीज़ का डाटा क्रिएट होता है सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड की जाती हैं। हाउएवर दीज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इस प्रकार से जो ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ये लोग नहीं दे पाते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जैसे पहले भी यही होता था कि हम वस्तु के बदले, बाटर सिस्टम चलता था कि वस्तु के बदले में वस्तु को क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। आगे आता है हमारा एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब हिंदी में होता है बाएं दाएं। अब ये समझते हैं एक बार। Externalities refers to those harms or benefit for which a firm is not paid or cancelled. It's two types. देखिए मैं बताता हूँ, externalities का कहने का मतलब है, externalities refers to a good and bad impact of economic activity without paying price or penalty for that. समझ में आया? मैं बताता हूँ, externalities का कहने का मतलब है जिसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं हमारी जो इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया जो हम करते हैं उससे हमारी जो वस्तु से जो गुड और बैड इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर, वो एक्सटर्नलिटीज कहलाता है। तो ये दो टाइप के हो जाते हैं हमारे, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। तो दोनों समझते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या कहता है, दीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इज बेनिफिट टू अदर इज टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ऐसी एक्टिविटीज जिनका रिजल्ट दूसरों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल गुरुद्वारा प्रोवाइड अ फ्री लंगर फॉर एवरीवन। देखिए गुरुद्वारा होते हैं वो फ्री लंगर जो हमको देते हैं रहने के लिए, खाने के लिए। इट इंक्रीज सोसाइटी वेलफेयर, ये हमारी सोसाइटी वेलफेयर कर रहा है। तो ये हमारे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। वहीं यदि हम बात करें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का, तो दीज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इज हार्म टू अदर आर टर्म्स एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमारी क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। ये बैड इंपैक्ट डाल रहा है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। कैसे नेगेटिव है, स्मोकिंग इन पब्लिक विल मेक स्मोक पैसिवली, इट रिड्यूस द वेलफेयर थ्रू द नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये स्मोकिंग करते हैं हम पब्लिक एरिया में या फिर पब्लिक प्लेस पर, तो इससे जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं उन पे भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, उनके हेल्थ पर भी हो सकता है, उनके हैबिट में भी पड़ता है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं फैला पाता है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट स्प्रेड नहीं कर पाते हैं इकोनॉमी में। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है। जीडीपी डज नॉट टेक द एक्सटर्नलिटीज इनटू अकाउंट। मैंने बताया कि जीडीपी है वो एक्सटर्नलिटीज को अपने अकाउंट में नहीं लेता है, क्योंकि इससे कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। द लास्ट वन इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार से जीडीपी वेलफेयर का एक लिमिटेशंस बनी पड़ी। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर भी आप अच्छे तरीके से राइट नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार से ये जो मैंने पॉइंट्स बोले थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नलिटी, किस प्रकार से एक लिमिटेशन बने हैं कि किस प्रकार से इनके होने से लोगों का कल्याण नहीं होता है। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो लास्ट आता है हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी ऑल्सो डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जीडीपी है ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को अकाउंट में नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी मॉनेटरी टर्म क्रिएट नहीं हो रहा है। इफ द जीडीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, यदि जीडीपी बढ़ता है पॉपुलेशन के बढ़ने से, इफ द रेट एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर ग्रेटर देन, देखिए इफ द रेट एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी के ग्रोथ से, देन इट डिक्रीज पर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वुड एडवर्सली अफेक्ट इकोनॉमिक वेलफेयर। हम सबको पता है कि यदि पॉपुलेशन है वो यदि ज़्यादा बढ़ने लग जाए जीडीपी के बढ़ने से,
मतलब कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जीडीपी कम जो क्रिएट हो रही है हमारी, तो उससे क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो पर पर्सन हमने अवेलेबल करवा रखा था वो डिक्रीज हो जाएगा। इससे उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर, जो कि हमारी इकोनॉमी पर बैड इम्पैक्ट ही डालेगा। इससे जो लोगों का वेलफेयर है वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। एक पॉइंट और आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक्स में दे रखा है ज़्यादातर, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का कहने का मतलब होता है कि जो कि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर नहीं करता है, वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता है ये। जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए जैसे सरकार है हमारी, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे डिफेंस गुड्स को परचेज करती है, तो डिफेंस गुड्स में मतलब आप समझ रहे हो बम बारूद इनको परचेज करती है, तो इससे हमारा वेलफेयर तो होगा नहीं। कह सकते हैं वेलफेयर होगा भी और नहीं भी होगा, तो कह सकते हैं जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है इससे इनडायरेक्टली तरीके से तो वेलफेयर होगा, बट डायरेक्टली नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमें भूख लग रही है और वहाँ पे मोदी जी या फिर जो भी वॉटेवर, हमने अभी उनकी गवर्नमेंट है इसलिए मैंने उनका नाम लिया, तो जो भी गवर्नमेंट है वो किसी चीज़ का कोई हथियार परचेज करते, तो हमें भूख लग रही है, उनके हथियार करने से हमारा सेटिस्फैक्शन तो क्लियरली नहीं होगा। तो बट इनडायरेक्टली तरीके से होगा, क्योंकि वो हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि वो उन चीज़ों को खरीद रहे हैं, डेट इज वाई वी आर लिविंग हेयर, इसीलिए हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो होप सो आपको वो अच्छे से क्लियर होगा कि जीडीपी वेलफेयर क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है। पीडीएफ है इस पूरी की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीडीपी डिफ्लेटर, कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या और जीडीपी डिफ्लेटर के पीछे की कहानी क्या है, इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है, वो हम समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि रियल जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है। वहीं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बन करके निकलता है वो हमारा है जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसको जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स भी कहा गया है, बट आप इसको जीडीपी डिफ्लेटर से याद रखिएगा। देखिए हमने बेसिक तो हमने समझ रखा है कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, तो बेसिक मीनिंग क्या होता है वो आपको भी पता होगा होप सो, कि इट इज़ अ रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये तो सीधी बात हो गई, जीडीपी डिफ्लेटर होता है, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बट इसको ऑल एलोबरेट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रीफ करके मैं बताता हूँ। देखिए है क्या, द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन इट्स फिजिकल आउटपुट ओनली। अब रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि जो रियल जीडीपी होता है वो अफेक्टेड होता है किससे, किसी भी फिजिकली आउटपुट चेंज होने से। मीन्स किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए, फिजिकली आउटपुट निकलना चाहिए तुम्हारे का, तभी जाकर के रियल जीडीपी है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, अफेक्ट होगा मन से कुल मिला कहना रखा है कि रियल जीडीपी में चेंज यदि लेकर के आना है तो फिजिकल आउटपुट में चेंज आना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। रियल जीडीपी यदि आपको बढ़ाना है तो फिजिकल आउटपुट बढ़ना चाहिए, कम करना है तो कम होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कोई भी अपने रियल जीडीपी को गिराएगा नहीं, हमेशा उठाता ही है। तो कुल मिलाकर के फिजिकल आउटपुट बढ़ना चाहिए। हाउएवर if we are talking about the nominal GDP, the nominal GDP of an economy is affected by change in its price। अब नॉमिनल जीडीपी को यदि अफेक्ट करना है, चेंज करना है, तो उसके प्राइस में चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। एंड फिजिकल आउटपुट बोथ, देखिए फिजिकल आउटपुट प्राइस में चेंज होगा तो फिजिकल आउटपुट, दोनों में यदि जब चेंज आएगा तो हमारा हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि यदि आपको रियल जीडीपी को चेंज करना है तो फिजिकल आउटपुट चेंज होना चाहिए, और नॉमिनल जीडीपी चेंज करना है तो प्राइस में चेंज आना चाहिए। फॉर एलिमिनेटिंग दिस अफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड। द मेन पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है कि फॉर एलिमिनेटिंग मतलब होता है हटाने को, किसके, प्राइस के इफेक्ट को हटाने के लिए जब डिटरमाइन करते हैं रियल जीडीपी, तो प्राइस के इफेक्ट को हटाने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। हम प्राइस को हटाते क्यों हैं, तो देखिए हमने अपने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी जब डिफाइन किया था तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि नॉमिनल जीडीपी आउटपुट के बढ़ने से कोई मतलब नहीं रखता, उसको प्राइस में चेंज होना चाहिए, और रियल जीडीपी को प्राइस से कोई मतलब नहीं है, आउटपुट चेंज होना चाहिए। और हमारे लिए बेहतर कौन सा था वो भी मैंने बताया था कि आउटपुट में हमारा चेंज आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइसेस हैं वो और अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। जब हमारे पास प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का ज़्यादा होगा तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो डेट इज वाई रियल जीडीपी इज फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रादर देन प्राइस। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज किया जाता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी दैट मेक अप
जीडीपी। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो मेजर किया जाता है एवरेज जो प्राइस चेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी में। अब फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला आपको सबको पता है, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स विच मीन्स नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का डेफिनेशन। होप सो आपको ये जीडीपी डिफ्लेटर वाला जो टॉपिक होगा वो क्लियर होगा। थैंक यू।